हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आधुनिक डिजिटल क्लासेस। आज हम अगला बोर्ड का महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि प्रत्यावर्ती धारा से है, जिसमें आज हम देखेंगे कि जो कार्यविधि है ट्रांसफार्मर की और उसका जो फार्मूला निकल के आता है जिसको हम कहते हैं परिणमन अनुपात ट्रांसफार्मर का, वो कैसे निकाला जा सकता है उसका शॉर्टकट देखेंगे और वर्किंग के बारे में भी समझेंगे। तो और देखते हैं सबसे पहले कि बेसिक डिजाइन क्या होती है किसी ट्रांसफार्मर की। तो अगर ट्रांसफार्मर की बेसिक डिजाइन के बारे में हम बात करें तो कुछ ऐसा दिखता है ट्रांसफार्मर का बेसिक डिजाइन। ऐसे हम कुछ ऐसा बना देते हैं, कुछ ऐसा दिखता है बेसिक डिजाइन। इस बार भी बोर्ड ने इस पर क्वेश्चन पूछा था, ऐसा नहीं कि इस पर क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन पूछा जाता है इसके ऊपर हर साल। एसी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है अगर एलसीआर परिपथ के बाद तो यही है। इसमें क्या होता है, इसे हम कहते हैं सॉफ्ट आयरन कोर, इसे कहते हैं हिंदी में नर्म लोहे की क्रोड। नर्म लोहे की क्रोड, ठीक है। तो नर्म लोहे की क्रोड हो गई। नर्म लोहे की क्रोड क्यों बनाई जाती है उसका कारण पता होगा पहले से कि नर्म लोहे की क्रोड हम इसलिए बनाते हैं कि यहां पर शैथिल्य हानि कम हो, ठीक है। लिख देते हैं शैथिल्य हानि कम हो, ठीक है। अब यहां पर कॉपर के वायर की वाइंडिंग की जाती है। देखो कैसी होती है वाइंडिंग, वो कुछ ऐसी वाइंडिंग होती है। ऐसा, ठीक है। यहां पर वाइंडिंग की जाती है। रुको दोबारा से बनाते हैं। ये ठीक लग रहा है, ये इधर है, ठीक। अब इसमें ये कॉपर के तार की वाइंडिंग होती है। इसमें देखो कम नंबर ऑफ टर्न्स है, तो जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं या कह सकते हैं जिसमें फेरों की संख्या कम होती है उसको कहा जाता है लो वोल्टेज वाइंडिंग। एलवी कहा जाता है, शॉर्टकट में लिख लो एलवी। डिटेल में तो पढ़ चुके हैं ना। डेरिवेशन देखते हैं कि शॉर्टकट तरीका क्या है डेरिवेशन का। यहां पर देख सकते हैं हाई वोल्टेज वाइंडिंग, क्योंकि यहां नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है। हाई वोल्टेज लो वोल्टेज हम बोल कैसे पा रहे हैं तो याद होगा फैराडे के नियम में हम लोगों ने पढ़ा था, ये लिखा जाता है -n d∅dt, ये लिखते हैं ना। तो किसी में विद्युत वाहक बल, किसी कुंडली में विद्युत वाहक बल उतना ज्यादा बनेगा जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे। तो नंबर ऑफ टर्न्स यहां ज्यादा है, यहां पर कम है, तो यहां पर ज्यादा वोल्टेज बनेगा, यहां कम बनेगा, ठीक है। प्रेरित विद्युत वाहक बल की बात कर रहे हैं। इसको मान लो कनेक्ट कर दिया गया सप्लाई के साथ। प्रत्यावर्ती स्रोत है, कुछ ऐसा चलता है, याद होगा तो ये ऐसा स्रोत है हमारे पास। V इनपुट है, ये एसी सप्लाई प्रोवाइड कराएगी। जैसे सप्लाई प्रोवाइड कराते हैं इसे कहा जाता है प्राथमिक कुंडली। पहले नहीं कहते इसे प्राथमिक द्वितीयक, और इसे कहते हैं द्वितीयक कुंडली बाद में। द्वितीयक कुंडली जहां पर लोड कनेक्ट किया जाता है वो द्वितीयक होती है। मान लो हमारे पास यहां कहीं पर एक रेजिस्टेंस लगा है R, जिसको हम लोड रेजिस्टेंस कह रहे हैं, और इसके सिरों पर हम आउटपुट ले रहे हैं। वी आउट यहां मिल रहा है, ये वी आउट मिल रहा है। तो अगर ये वी आउट होगा हमारे पास इस टर्मिनल के अक्रॉस, तो जो वी आउट मिलता है वो भी एसी होता है। ये बताने की कोई जरूरत नहीं, पहले से जानते होंगे। वी आउट भी एसी मिलता है। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट होती है, ओमेगा ही होती है, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता। अब बात आती है कि इसका हम फार्मूला कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो इस बार जो बोर्ड का पेपर बना था उसमें कहा था इसका सिद्धांत क्या है। सिद्धांत लिख सकते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अन्योन्य प्रेरण वाला जो टॉपिक था उससे रिलेट करता है। दो कॉइल है तो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या होता है वो जानते हैं। दूसरा ये पूछा था कि जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है उसकी डिजाइन बनाओ, तो ऊंचाई की डिजाइन ही बना दी है, ठीक है। अब इसका फार्मूला निकालना, कार्यविधि समझानी। तो कार्यविधि देखो क्या है। प्राइमरी कुंडली को हम पहले क्या करते हैं, एसी सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो क्या होगा, एसी सप्लाई जो होगी वो क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा जो होती है वो परिणाम तथा समय के साथ परिवर्ती होती है। और परिवर्ती धारा जब किसी कुंडली में बहेगी तो इसका फ्लक्स तो बदलेगा ना। मान लेते हैं इसमें नंबर ऑफ टर्न्स NP है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स NS है, मतलब फेरों की संख्या यहां NP है, यहां NS है, P प्राइमरी S सेकेंडरी है। तो इसमें अगर विद्युत वाहक बल पूछें, क्योंकि फ्लक्स बदलेगा धारा बदलेगी, तो इसमें लिखा जाएगा EP। प्राथमिक में कितना फ्लक्स बनेगा, तो -NP इंटू में d∅dt बन जाएगा। बहुत अच्छा, इतना फ्लक्स बनेगा। और दूसरे में फ्लक्स अगर लिखा जाए फैराडे के नियम से तो क्या लिख सकते हैं,
जो ES में फ्लक्स बनेगा उसे लिखेंगे -N, यहां लिख सकते हैं D5 मतलब -N की जगह NS लिखेंगे। और ये ट्रांसफार्मर जब इस समय पर काम कर रहा है उसमें हम लिख देते हैं d5/dt। फ्लक्स में जो चेंज हो रहा वो दोनों जगह सेम है। किसके लिए डिस्कस कर रहे हैं? आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए। आइडियल ट्रांसफार्मर अगर आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए बात करेंगे, आदर्श ट्रांसफार्मर है ये, आदर्श ट्रांसफार्मर, तो इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। तो जितना फ्लक्स यहां बनेगा उतना फ्लक्स यहां जाएगा, वो इस रास्ते से चलता हुआ जाएगा। ऐसा देखो, इस रास्ते से क्रूड में चलता हुआ जाएगा। क्रूड में क्यों चलता है, बीच में क्यों नहीं चलता, तो इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल बात की है, तो वहां से जाकर के इसे देख सकते हैं। ये इधर चलेगा, ये इधर चलेगा, जितना फ्लक्स यहां बनेगा उतना लिंक होगा, तो ES ऐसा लिख सकते हैं। डिवाइड कर दो इनको, तो डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा ES/EP इज इक्वल टू में NS/NP बन जाएगा। बहुत अच्छा है। इसको हम स्मॉल r से कहते हैं ट्रांसफार्मर में, और इसको कहा जाता है परिणमन अनुपात। परिणमन अनुपात बोला जाता है। अनुपात, ट्रांसफार्मर को हिंदी में कहा जाता है परिणामित्र। ठीक है, तो परिणमन अनुपात हो गया इसका। बढ़िया। इस फार्मूले को थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं कैसे लिखा जा सकता है। तो देखो अभी क्या है, ES/EP, मान लो सप्लाई यहां पर दी गई VP, यहां पर आउटपुट जो मिल रहा है वो है VS, तो उसी के रेशियो में भी तो वोल्टेज इंड्यूस होंगे, मतलब जो प्रेरित वाहक बल बनेगा इन्हीं अनुपात में बनेगा। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, ES/EP जो लिखा गया है इसको हम लिख सकते हैं NS/NP। तो क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते कि जो VS बना होगा और जो VP दिया गया होगा उनका अनुपात भी यही होगा, ये R हो जाएगा। इस R के फार्मूले को थोड़ा और अच्छा करते हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने कहा ये आइडियल ट्रांसफार्मर है, आदर्श ट्रांसफार्मर है। तो क्या होगा, जितनी पावर यहां देंगे उतनी पावर हमें आउटपुट में मिलनी चाहिए। तो पावर इनपुट पावर आउटपुट के बराबर करा दो। तो पावर इनपुट क्या लिखी जाएगी, तो लिखोगे V इनपुट, इनपुट मतलब VP, और यहां पर लिखा जाएगा IP। और पावर आउट अगर लिखे हम तो क्या लिखेंगे, VS इनटू में क्या लिखेंगे, IS। सेकेंडरी में करंट कितनी है। अब अगर इन दोनों को आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में बराबर कर दिया जाए, तो बराबर करोगे तो यहां से मिल जाएगा, यहां लिख देते हैं PIN इज इक्वल टू में P आउट कर दिया जाए तो यहां पर ठीक है, PIN की वैल्यू क्या लिख देंगे, VP IP इज इक्वल टू VS IS। हमें क्या चाहिए, VS/VP चाहिए होगा, क्योंकि यही तो है यहां। तो ये मिल जाएगा हमें IP/IS। देखो उल्टा निकल के आया। तो इसको अगर हम जनरलाइज करते हैं तो R का हमारे पास फार्मूला निकल के आ जाएगा कुछ इस तरह से, स्मॉल r इज इक्वल टू में NS/NP, ठीक है, पहला हो गया, ES/EP और VS/VP इज इक्वल टू में IP/IS। ये हमारे पास आएगा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का फार्मूला। उसे देखकर क्या पता लग रहा है कि अगर पावर कांस्टेंट रखनी है हमें, एक तरफ से दूसरी तरफ की पावर ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहे, कुछ लॉसेस तो होंगे, अब उनको तो रोक नहीं सकते, लॉसेस होते हैं वो जानते हैं। इस R की वैल्यू को देख के बताओ, NS/NP की वैल्यू बड़ी हो जाए 1 से, तो सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा, प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम, तो दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, प्राथमिक में फेरों की संख्या कम। और अगर ऐसा होगा तो हम यहां पर लिख सकते हैं R ग्रेटर देन 1, R लेस देन 1। इसको लिखा जाता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए, ठीक है, और इसको लिखा जाता है अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए। ये अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बढ़िया है। तो ये फार्मूला निकल के आया। तो ट्रांसफार्मर का एक गुण होता है कि ये धारा को कम करेगा तो वोल्टेज बढ़ा देता है, वोल्टेज को कम करेगा तो धारा बढ़ा देगा। ट्रांसमिशन लाइन जो होती है उसमें तारों में धारा मतलब प्रवाह होता है ना, तो तारों में धारा प्रवाह होता है, तार में तो ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का हानि होती है I²R, तो उसमें धारा अगर कम होगी तो I²R का नुकसान कम होगा। तो क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर की सहायता से वोल्टेज बढ़ा देते हैं, धारा कम हो जाती है, नुकसान कम होता है। ये उपयोग हो गया इसका ट्रांसमिशन लाइन में। तो इस तरह से पूरा का पूरा डेरिवेशन कर सकते हैं, यहां से कोई भी क्वेश्चन बनेगा वो कर सकते हैं। अगर ट्रांसफार्मर आइडियल नहीं होता है वो भी आप डिस्कस कर लेते हैं। ट्रांसफार्मर अगर आइडियल नहीं होगा तो किसी प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के लिए मतलब जिसकी इफिशियंसी 100% ना हो, तो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में दक्षता निर्धारित की जाती है। दक्षता को ईटा से डिनोट किया जाता है। ये होती है निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति।
निवेशी शक्ति, इससे निकाल सकते हैं हम चीजों को। अगर हम ईटा को लिख देते हैं परसेंटेज वाइज तो वो लिखा जाएगा पी आउट डिवाइडेड बाय में पी इन, शॉर्टकट में लिख देते हैं। इनटू में क्या लिखेंगे, 100 लिख देंगे। तो दक्षता अगर परसेंटेज में निकालनी हो तो इस तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये जब लगाएंगे तो हम जो फार्मूला भी निकाले वो काम नहीं करेगा, क्योंकि वो आदर्श के लिए वैलिड है, ये आदर्श के लिए वैलिड नहीं है। ध्यान रखना, कुछ ना कुछ इफिशियंसी दी जाएगी तब हम ऐसा निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर में जो परिणमन अनुपात का फार्मूला होता है, जिस पर खूब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसकी जो कार्यविधि पूछी जाती है वो भी हम लोगों ने यहां पर डिस्कस कर लिया, और जो इस बार पूरा क्वेश्चन आया था उस पूरे क्वेश्चन को हम लोगों ने कर लिया। अब इसमें लिखना क्या रह गया था, तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो द्वितीयक में फेरों की संख्या ज्यादा प्राथमिक में कम हो तो उसे ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहा जाता है। सिद्धांत क्या था, तो जब एक कुंडली को दूसरी कुंडली के पास रखकर किसी एक कुंडली में फ्लक्स को परिवर्तित किया जाता है तो दूसरी कुंडली से बद्ध फ्लक्स अपने आप परिवर्तित होगा, क्योंकि इससे अगर लिंक होगा तो पास में रखी गई तो उससे भी लिंक होगा ना, तो इसका फ्लक्स परिवर्तित होगा। और जब फ्लक्स परिवर्तित होता है तो फैराडे ने बताया था उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, तो यहां पर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और धारा प्रेरित होगी, जिसको हम प्रेरित धारा कहेंगे। ये धारा कैसी होगी, प्रत्यावर्ती धारा होगी। इस सिद्धांत के ऊपर ये काम करता है। तो इस बार बोर्ड का क्वेश्चन था, देखो कितना इजी क्वेश्चन था, और इसका फार्मूला कैसे हम डिराइव कर सकते हैं। इस तरह से हम बोर्ड के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उनको हम शॉर्ट फॉर्म में जल्दी जल्दी कवर कर सकते हैं। बाकी ट्रांसफार्मर पूरा एक अलग ही मान लो टॉपिक है, जिसमें अलग अलग चीजें पूछी जा सकती हैं कि डीसी पर काम क्यों नहीं करता, इसमें सॉफ्ट आयरन कोर क्यों लगाई जाती है, तो शैथिल्य हानि को कम करने के लिए लगाते हैं, ये तो बता दिया। बाकी इसके अंदर लॉसेस भी होते हैं, फ्लक्स की हानि होती है, जो यहां पर वाइंडिंग की गई कॉपर के वायर की, इसमें भी नुकसान होता है, और यहां पर भंवरधारा हानि होती है, साथ में शैथिल्य हानि होती है, ये सारी हानियां होती हैं। साथ में क्या होता है, मैग्नेटाइज होता है, चुंबकन और विचुंबकन के कारण क्या होता है, हमिंग नॉइज बनती है, जिसकी वजह से कुछ ट्रांसफार्मर में वो देखा होगा तो आवाज होती रहती है। तो नुकसान कई सारे होते हैं, लेकिन इनकी दक्षता काफी ज्यादा होती है। तो इस तरह से ट्रांसफार्मर का हम ये डेरिवेशन कर सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर की अगर कोई डाउट होते हैं तो जाकर के पूरी क्लास देख सकते हैं, उसमें पूरे डिटेल समझाया गया कैसे काम करता है, इसका यूज क्या है ट्रांसमिशन लाइन के अंदर, बेसिकली पूरे पावर सिस्टम के अंदर इसका यूज क्या है, वो सब कुछ डिस्कस कर सकते हैं। बाकी फार्मूला तो बता ही दिया है, इसका बेसिक संरचना जो है वो कैसे निकाली जा सकती है, उसमें कौन कौन से मेन पॉइंट्स वो भी डिस्कस कर सकते हैं, जाकर के देख लेना। पीडीएफ भी भेज दी गई है इससे रिलेटेड, जितनी भी पढ़ना हो वो पढ़ सकते हैं, उसमें सारी चीजों को लिखा गया है। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करें। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।